एक के अखबार में मैं सुबह खबर पढ़ रहा था और उसमें महिला अपराधों को लेकर के एक खबर छापी गई है। मेरा कहना यह है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। हम यदि आंकड़ों को देखेंगे तो 2019 में महिला अत्याचार के 41,155 प्रकरण दर्ज हुए। 2020 में, 21 में, 22 में और 23 तक, यानी कि 23 में भी 42,174 प्रकरण दर्ज हुए। और हम यदि इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 24 और 25 के आंकड़े आप देखेंगे तो 24 में 37,700 और 25 में भी 37,900 के आसपास प्रकरण दर्ज हुए हैं। उस अखबार में खबर छपनी चाहिए थी कि आज से 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष पहले जो सरकार थी, उस सरकार में महिला अत्याचार चरम पर थे। 42,174 और आप 37,900, यानी कि 4,000 प्रकरण दर्ज होने में कमी आई है। ये तभी संभव हो पाया है जब हमारी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने महिला और बच्चों के प्रति घटित अपराधों के उनके त्वरित निस्तारण की भी व्यवस्था की है और हमने सुरक्षात्मक उपाय भी किए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, कालका यूनिट का गठन किया, 500 कालका यूनिटों का गठन करके महिला अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको तैनात किया है। हमने सिकाऊ विशेष महिला अपराध अनुसंधान इकाइयों को मजबूत करने का काम किया और 41 जिलों में इनका गठन कर दिया गया है। महिला हेल्प डेस्क हमारी सुचारू रूप से संचालित है। 49 महिला थाना कार्यरत हैं। जहां कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध की शिकायत मिलती है तो महिला थाने में दर्ज करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर वुमेन, ये हमने स्थापना कर दी। इसमें जो दिसंबर तक सेंटर पर कुल 9,869 शिकायतें आई थी, जिनमें से 9,729 का हमने निस्तारण ही कर दिया। हमारा जो क्विक रेस्पॉन्स है, महिला अत्याचार करने वालों के खिलाफ जो हमारी कठोर कार्रवाई होती है, उसी का कारण है कि महिला अपराधों में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम सुरक्षा सखी हमने बनाई है, गांव-गांव महिला सलाह सुरक्षा केंद्र बनाए, राजकॉप सिटीजन ऐप बनाया है। उस पर यदि शिकायत दर्ज होती है तो हमारी पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती है। महिला शक्ति आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण योजना भी हमने लागू की है, जिनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ स्वयं सेवकों को। वो महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर निश्चित रूप से हमारी बच्चियों को, बालिकाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम सशक्त करते हैं। और चूंकि हम उस संकल्प को लेकर चल रहे हैं, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिला अपराध में भारी कमी जो आई है, ये उनकी माइन्यूटली जो मॉनिटरिंग है, उनकी प्रभावी जो कार्रवाई है और अपराध के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त रवैया है, इसीलिए हम इस सभी अपराधों में कम हुए हैं। धन्यवाद। मंत्री जी, पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं। 2 बच्चों वाली जो बात है उसको आप हटा दीजिए। एक छोटा पंचायती राज चुनाव में जो बच्चों वाला वो विषय मेरा खत्म कर रहे हैं या एजुकेशन वाला सिस्टम खत्म कर रहे हैं क्या? वो विषय मेरा है। हाँ, वो है। बलजीत यादव को गिरफ्तार ईडी ने किया है। तो वो एक समय था जो कहते थे कि भ्रष्टाचार कोई करता पकड़ा जाए तो मैं उसका इनाम दूंगा। देखिए, मैंने अखबार में खबर पढ़ी है
कि बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव जी को हिरासत में लिया गया है। अब उनकी हिरासत के बाद जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे एक बार हंसी आई कि एक वही व्यक्ति जो ऊपर से दिखावटीपन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, काले कपड़े पहन करके राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, और वही व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि में जिस तरह का घोटाला किया और उसका पर्दाफाश हुआ और ईडी ने उनको हिरासत में लिया है, तो निश्चित रूप से उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को दोहरा रुख नहीं अपनाना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए, स्पष्टता से काम करना चाहिए। हमारी सरकार या भारत सरकार जो भी कोई भ्रष्टाचारी, जो भी कोई अपराधी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इस प्रकार से मैंने कल ही चिंता जताई थी कि नरेंद्र ने सरेंडर किस बात पे किया है, वो बात सबके सामने आनी चाहिए। और मैं अभी सुन रहा था सरकार के गृह राज्य मंत्री को, जो कह रहे थे कि मोदी जी की नीतियों की वजह से अमेरिका को घुटनों पे आना पड़ा है। तो वो नीति तो बताए कौन सी है? ऐसा कौन सा काम किया है मोदी जी ने जिसकी वजह से अमेरिका घुटनों पे आया? जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, ये बात तो बताइए ना। घुटनों पे कौन आया है सब जान रहे हैं। आपकी जो हालत हुई है, आप पे टैरिफ ठोका गया, उस पे पेनल्टी ठोकी गई, आपको शपथ तक में नहीं बुलाया गया, आपकी बार बार जो है तौहीन की गई। 70 बार ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के अंदर सीज फायर मैंने कराया है, उसका आप एक शब्द में जवाब नहीं दे पाए। बात कर रहे हो विदेश नीति की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ 3 देश, तुर्की, अजरबैजान, चीन, उसके साथ आके खड़े हो गए, और हमारे साथ कोई आके नहीं खड़ा हुआ। ये तो विदेश नीति है। आज जो है अमेरिका का आगे ये लोग झुक गए हैं, सरेंडर कर दिया है, और अमेरिका ने अपनी जो डील कराई है उससे देश के किसानों के हितों को आपने ताक पे रख दिया। अमेरिका के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो आएंगे, बिना टैक्स के आएंगे, और हिंदुस्तान का किसान जो है भूखा मरने के कगार पे आएगा, उसको वापस सुसाइड करना पड़ेगा। आज तक इस देश के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिका की ये बात नहीं मानी। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट भारत में भेजने के लिए आज से कोशिश नहीं कर रहा, बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने उनकी भी ये बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ जो है नरेंद्र सरेंडर कर गया और उनकी ट्रेड डील में शामिल हो गए, उनकी बात मान ली, और आज वाहवाही, किस बात की वाहवाही कर रहे हैं? किस बात की वाहवाही कर रहे हैं? इस देश के किसानों को अमेरिका के आगे आप लोगों ने गिरवी रखने का काम कर दिया। हमारा भारत का किसान कहां जाएगा? पहले ही 3 काले कानून लाकर उस पर पाबंदी लगाने का प्रयास आप लोगों ने किया था। आज उसकी फसल आप नहीं खरीद रहे हैं, उसको यूरिया, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, उसको अच्छा बीज नहीं दे पा रहे हैं, और अब ऊपर से ये मोदी जी ने जो ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, ये खामियाजा और हमारे देश के किसानों को अब भुगतना पड़ेगा। ये बात कहना चाहता हूँ। इस तरह से पार्लियामेंट चल रही है और नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, और मुद्दा किसी और का नहीं है, पूर्व जनरल से जुड़ा हुआ है, उनकी किताब से जुड़ा हुआ है। और ऐसी क्या बातें हैं जो सत्ता के लोग सदन में नहीं आने देना चाहते हैं, होम मिनिस्टर नहीं आने देना चाहते हैं, रक्षा मंत्री नहीं आने देना चाहते हैं। जनता को अधिकार है सच्चाई जानने का कि चाइना घुस गया है हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें किसकी लापरवाही है, किसने सैक्रिफाइस कर दिया हिंदुस्तान के बॉर्डर को, और किन बातों की वजह से कर दिया, ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया, परंपरागत रूप से रशिया हमारा देश था और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। अमेरिका की नीति हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही है। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब मुद्दों पे बात आई
तो अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, हमारा कोलैबोरेशन रशिया के साथ रहा। और आज हम दबाव में आके हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हम रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से पेट्रोल खरीदेंगे। अमेरिका का सामान, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा हिंदुस्तान के अंदर। हम दबाव में आ गए और दबाव में आकर के हमने न केवल अपनी विदेश नीति के साथ बल्कि अपनी आर्थिक नीति के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। इसकी जरूरत नहीं थी। अमेरिका से लड़ते हम, पूरा विपक्ष चाहे घर में कैसी बात करते, अमेरिका से लड़ते हम आपके साथ खड़े होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। जवाब दे पाए सवालों का। बहुत बेसिक सा सवाल था, 2-3 बात उन्होंने पूछी और लास्ट तक सवाल अनुत्तरित रहा। और जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया तो वापस से वही उत्तर पढ़ने लग गए। तो इस तरीके से सदन चल रहा है। और मैं मुख्यमंत्री जी को गुजारिश करना चाहूँगा कि आज का एपिसोड देखे, मंत्रियों की वर्किंग रिव्यू करे और जरूरत हो तो मंत्रिमंडल चेंज करे। कोई मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है। हम 1, 2, 3, 4 किसी की बात करेंगे। रेवेन्यू मिनिस्टर का भी वही हाल, जनजाति मिनिस्टर का भी वही हाल। कोई भी आदमी अपने सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। और पीएचडी मिनिस्टर से बात करी तो वो तो बात ही तीसरी करने लग गए। एक भी आदमी अपने सवाल का जवाब ठीक प्रकार से नहीं दे पा रहे हैं। जब उनको ये पता नहीं है कि होमलेस और आवास विहीन का कोई एक ही मतलब है, कोई डिफरेंट मतलब नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है। और सवाल पूछने वालों ने एक सिंपल सी बात पूछी कि इसके अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है और इसकी मीटिंग कब कब हुई। उसमें फिर वो पुराना आंसर पढ़ने लगे। न उनको मीटिंग का मालूम, न अलॉटमेंट के प्रोसेस का मालूम। और बजाय ये सब कहने के, आप सब ने ये भी गौर किया होगा कि जब वो ऐसे 2-0 पॉलिसी यूं करने लगे, मतलब मंत्री जी ऐसे जब बिहेवियर किया उन्होंने तो अधिकारी, दीर्घा में बैठे अधिकारी हंस रहे थे। तो मंत्री महोदय, हंसी का पात्र तो मत बनाओ, स्टडी करके आया करो, तैयारी करके आया करो। और जिस जुमले पे ये राज में आए, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, आज पूरे राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। और आज पर्ची के माध्यम से मैंने भी बात उठाई। एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया अजमेर में। और किस बात पे अजमेर किया कि अटेंडेंस कम कर दी गई और अटेंडेंस के वजह से एडमिशन नहीं, एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे हैं। और ये बात, इसका नोटिस जब बच्ची को पता लगा तो उसने जहर खा लिया। कल बोली में जैसी घटना हुई, अभी हमारे साथी विधायक बूंदी वालों ने भी एक घटना का जिक्र किया। तो चारों तरफ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। आप सबसे गुजारिश करता हूं मीडिया के साथियों से कि सरकार को क्वेश्चन पूछो कि क्वेश्चन आवर क्यों फेल हो रहा है, क्वेश्चन आवर की गरिमा क्यों खत्म की जा रही है। और जब सवाल करने वाले आपस में क्या बात करते हैं, या एक बात आपको बतानी बहुत जरूरी है कि सवाल कितने आएंगे, ज्यादा सवाल नहीं आ जाए, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ दो, आप आंसर पढ़ दो और एक ही एक बात को 4 बार कह दो और मैं संतुष्ट हूं और उसको भी पढ़ के कह दो, तो टाइम वेस्ट किया जा रहा है। जो 8 करोड़ जनता जिस उम्मीद से देख रही है, हमारा काम प्रतिपक्ष का है, विपक्ष का है, हमारा काम जनता के लिए सवाल पूछने का है। और सवालों पे ये खरे नहीं उतर रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर के सरकार को मजबूर करें कि जो 8 करोड़ जनता के सवाल है, उनका सवाल का जवाब इस असेंबली में देवे। डूंगरराम गेदर, विधायक सूरतगढ़। आज पर्ची के माध्यम से मैंने बीकानेर में जो धरना चल रहा है उसको लेकर के बात रखी है। और ये पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ समिति द्वारा बिश्नोई समाज की अगुवाई में 2 फरवरी से लेकर के लगातार धरना चल रहा है। और इस धरने की शुरुआत अब से लगभग 2 साल पहले हुई। 2 साल पहले नोखा दहिया के अंदर जहां ऊर्जा का सौर प्लांट लग रहा है वहां धरना चला। 2 साल से वहां धरना चल रहा है।
पिछले 6 महीने से बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे धरना चल रहा है। और इससे पहले 10 नवंबर 2024 को जब राशीसर के अंदर महापड़ाव था, उस समय खींवसर का उपचुनाव था। तो खींवसर के उपचुनाव के अंदर जब मुख्यमंत्री जी गए, कुचेरा के अंदर बिश्नोई समाज के साधु संतों के साथ उनकी बातचीत हुई और बातचीत के अंदर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही कड़ा कानून, सख्त कानून खेजड़ी काटने को लेकर के आएंगे। चुनाव निकल गया, बात निकल गई और वो सारी की सारी बात है वो जुमला साबित हुई। उसके 1 साल बाद संसदीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं। क्या कड़ा कानून बनाया कि 100 रुपए को जुर्माना को बढ़ा करके हमने 1000 रुपया कर दिया और वन विभाग के कर्म यानी जो पेड़ काटने पर 6 माह की जो सजा थी, उस 6 माह की सजा को खत्म करके 5000 रुपये जुर्माना आप लोगों ने कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उद्योगपतियों के आगे इतने झुके हुए क्यों हैं और इतने टाइम से धरना चल रहा बीकानेर के अंदर, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है। 2 तारीख को मैं भी वहां बीकानेर के अंदर था, लगभग 50,000 लोग महापड़ाव पर थे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए नहीं आया। उसके बाद बिश्नोई धर्मशाला के आगे जाकर के उन लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन से 29 साधु संत, 1 साध्वी, 60 महिलाएं और लगभग 400 पुरुष आमरण अनशन पर हैं, अन्न जल त्याग करके। लेकिन अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा करके पर्ची के माध्यम से बात रखी है कि आप सरकार का कोई नुमाइंदा जाकर के उनसे बात तो करो। आपकी बात बैठती है नहीं बैठती है, आश्वासन देते हो, आगे देते हो, वो अलग मैटर है, लेकिन बातचीत करनी चाहिए। इन लोगों ने आज तक बातचीत नहीं की है। तो हमारा निवेदन है कि आपके माध्यम से भी हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो बातें विधानसभा के अंदर उठती हैं, चाहे पर्ची के माध्यम से उठे, चाहे 295 के माध्यम से उठे, चाहे स्थगन के माध्यम से उठे, उन सारी की सारी बातों को मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और उन सारी की सारी बातों की सच्चाई है वो जाननी चाहिए। धन्यवाद। घनश्याम मेहर, विधायक टोडा भीम, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी करौली। आज सदन में स्थगन के माध्यम से एक मुद्दा आया, एक गंभीर विषय है। करौली जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते आज मैंने एक विषय उठाया कि हमारे यहाँ करौली नगर परिषद के द्वारा एक शमशान भूमि और उसी में आधा पार्ट अपने कब्रिस्तान है, उसको सरकार अलॉट करके राजनीतिक दल का कार्यालय बनाना चाहती है। वो भूमि सैकड़ों साल से रिकॉर्ड में दर्ज है और वहाँ शमशान और कब्रिस्तान दोनों स्थापित है। आज प्रशासन ने उसको वहाँ लोगों की बॉडी का अंत्येष्टि करना भी बंद कर दिया है और उसको राजनीतिक दल का कार्यालय बनाना चाहती है। ये गंभीर विषय इसलिए है कि वहाँ सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़ सकता है। तो सरकार को आगाह किया है कि भाई ऐसे मामले में, और जो भूमि कब्रिस्तान की है वो वक्फ बोर्ड से ट्रांसफ़र होकर आई है, तो ऐसी भूमि को सरकार उसका किस्म परिवर्तन करके और राजनीतिक दल को अलॉट करना चाहती है। उसकी विज्ञप्ति अभी नगर परिषद करौली ने जारी की है और उसमें 15 दिन का उनने आक्षेप मांगा है। ऐसे मामले में आज विषय हमने सरकार के सामने रखा है। इस तरह की मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़ सके।